मॉर्निंग, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज से इस फिर से न्यू सेशन में आप लोग का बेहद दिल से स्वागत है। तो जैसे दोस्तों हम बात करेंगे पुष्पी बातों में लैंगिक देना। इसका क्या देखेंगे हम वन शॉट। वन शॉट का मतलब जानते हैं एक वीडियो में सब, एक शॉट में सब खत्म। तो चलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको माइंड मैप की तरह बताएँगे और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल सिलेबस बैक लॉग हो रहा है तो आप वन शॉट देखकर उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बायोलॉजी है ना इतना आसान है कि क्या बताऊँ। बस आप लोग क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको पूरी पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहली बात तो क्या है हमारा पहला पार्ट, पुष्पी बातों में लैंगिक जनन। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं। देखिए पुष्प, पुष्प के बारे में पहले बता देते हैं। पुष्प क्या होता है दोस्तों, पहले जनन देख लेते हैं। जनन देखिए दोस्तों, जनन हमारा दो प्रकार का होता है। जनन क्या होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। एक कहता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है दोस्तों, जिसमें दो लोग भाग ले। लैंगिक जनन मतलब दो लोग भाग ले। एक क्या कहते हैं नर भी हो एक मादा भी हो, मतलब महिला भी हो एक पुरुष भी हो, मतलब दो अंग हो, तो उसे क्या कहते हैं लैंगिक जनन। जिसमें इसमें दो लोग भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है लैंगिक जन्म, जिसमें एक ही लोग हो। एक ही लोग से क्या होता है उसमें क्या होता है जन्म हो जाए। इसमें कहता है इसमें एक लोग ही भाग लेते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है आगे पुष्प में क्या होता है दोस्तों, पुष्प में लैंगिक जन्म होता है। इसमें क्या होता है नर भाग भी होता है मादा भाग भी होता है, अलैंगिक जन्म। ये किसमें होता है हमारे केस में अमीबा में होता है, इसमें होता है। इसमें क्या होता है अलैंगिक जन्म होता है। देखिए क्या होता है यहाँ थोड़ा धीमी गति से होता है, मतलब थोड़ा धीमी होता है। यहाँ बिल्कुल तीव्र गति से होता है, तीव्र तुरंत विभाजित कर देगा, तीव्र गति से होता है। तो लैंगिक जन्म अलैंगिक जन्म कहते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आपके लैंगिक जन्म की आवश्यकता क्यों होती है, अपने अपने मतलब बोल सकते हैं अपनी अपने पूर्वज को क्या बोल सकते हैं जन्म क्या होता है। जन्म अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए, को आगे बढ़ाने के लिए जन्म की क्रिया किया जाता है। जन्म की क्रिया की जाती है। अब आपसे पूछ लेगा ना जनन क्यों किया जाता है या क्यों आवश्यक है, तो अपनी क्या होती है संतति का मतलब अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जनन की क्रिया की जाती है। क्योंकि देखिए जब हमारे बच्चे होंगे तभी हमारी पीढ़ी आगे जाएगी। हम इनके बेटे हैं तो उनके भी बच्चे होंगे, तो ऐसे कहते हमारी पीढ़ी ऊपर ऊपर चलती रहेगी। अगर जनन ही नहीं होगा तो हमारी पीढ़ी एक समय पर खत्म हो जाएगी। देखिए हम हमारे सबके लड़के नहीं होंगे तो हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो जनन क्या होता है इसलिए पढ़ती है क्योंकि हमारी पीढ़ी आगे बढ़ रही है। अब आपको बता दीजिए जनन दो प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन अलैंगिक। लैंगिक जनन में दो लोग भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में एक लोग भाग लेते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया, चलिए उसकी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं पादप। पादप क्या होता है दोस्तों, देखिए पादप, पादप को दो भागों में बांटा गया है। एक कहते हैं, एक कहते हैं हमारा पहला कहते हैं क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस। एक कहते हैं फ्रीमोगेमस, फ्रीमो फ्रीमोगेमस। अब क्रिप्टोगेमस देखिए, क्रिप्टोगेमस फ्रीमोगेमस। क्रिप्टोगेमस हमारा होता है थैलेफाइट, थैलेफाइट, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, एंडियोफाइट, एंडियोफाइट। ये भी होता है, इसमें तो होता है क्रिप्टोगेमस क्या होता है, ये जो होता है क्रिप्टोगेमस ये कहते हैं बीज मुक्त होता है, बीज मुक्त। ये कहते हैं बीज रहित होता है, बीज रहित। अब देखिए जिम्नो कहते हैं फ्रीमोगेमस। फ्रीमोगेमस के दो भाग होता है, एक आता है जिम्नोस्पर्म, एक आता है एंजियोस्पर्म। एक आता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एक आता है एंजियोस्पर्म, एंजियो। अब जिम्नोस्पर्म जो होता है एक आते हैं, जिम्नोस्पर्म जो होता है जैसे ये अनावृत्ति होता है, अनावृत्ति, अनावृत्ति, ये अनावृत्ति होता है। और जो एंजियोस्पर्म होता है ये आवृत्ति होता है, आवृत्ति। और जो आवृत्ति है इससे क्या होता है पुष्प का निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है। देखिए हमने पुष्प को दो भागा, देखिए किसके आधार पर, बीज के उपस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, बीज के उपस्थिति के आधार पर हमने बांटा था। किसने बांटा था, उपस्थित, उपस्थिति, बीज की उपस्थिति के आधार पर किसने बांटा था, आइकलिन नामक वैज्ञानिक ने। किसने बांटा था, आइकलिन नामक वैज्ञानिक ने। आइकलिन, आइकलिन नामक वैज्ञानिक ने बांटा था, नामक वैज्ञानिक ने।
देखिए हमने पुष्प को दो भागों में बांटा, एक आता है क्रिप्टोगेमस, एक आता है प्रिमोगेमस। क्रिप्टोगेमस में कहते हैं थैलेफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट होता है। वही जिम्नो प्रिमोगेमस में जो है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर अनावृत होता है, एंजियोस्पर्म कहता है आवृत होता है। इससे क्या होता है, एंजियोस्पर्म से क्या होता है, हमारा पुष्प का निर्माण होता है। अब क्रिप्टोगेमस क्या होता है, बीज, इसमें बीज नहीं होता है। अब प्रिमोगेमस में बीज होता है। तो देखिए किस पादप किसके आधार पर बांटा था, बीज की उपस्थिति के आधार पर बांटा था। किसने बांटा था, आइकली नामक वैज्ञानिक ने बांटा था। फिर बताते हैं आइकली नामक वैज्ञानिक ने बीज की उपस्थिति के आधार पर पादप को दो भागों में बांटा था, एक क्रिप्टोगेमस, एक प्रिमोगेमस। क्रिप्टोगेमस जो होता है इसमें थैलेफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोफाइट पाए जाते हैं। वहीं प्रिमोगेमस में क्या होता है, हमारे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म बीज रहित होता है, एंजियोस्पर्म आवृत्ति होता है। आवृत्ति होता है, इसमें पुष्प का निर्माण होता है। किससे पुष्प का निर्माण होता है, एंजियोस्पर्म से पुष्प का निर्माण होता है। किससे पुष्प का निर्माण होता है, एंजियोस्पर्म से पुष्प का निर्माण होता है। इतना आपको देख लेना है। अब देखिए इसको पहले देख सकते हैं। देखिए हमारे क्या था, हम देखिए ये पुष्प हो गया, पुष्प हो गया। इससे क्या होता है, बीज जिम्नोस्पर्म। देखिए हमें क्या क्या जिम्नोस्पर्म से, हमने किसी का जिम्नोस्पर्म से किससे पुष्प का निर्माण होता है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म से। देखिए जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से पुष्प एक आता है आवृत्त होता है, आवृत्त होता है। इनमें हमको पता है कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन हम जानते हैं दो लोग भाग लेंगे, एक आधा नर लेगा, एक आधा मादा लेगा। ये तो आपको पता है, लैंगिक जनन में दो लोग भाग लेते हैं, नर और मादा। तो क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म से हमारा किसका निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण। जिम्नोस्पर्म से किसका निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है। इसमें कहते हैं लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन हमारे दो होते हैं, एक नर भी भाग लेता है, एक मादा भी भाग लेता है। तो देखिए पुष्प, अब पुष्प बारे को जानते हैं, पुष्प के बारे में। पुष्प में देखिए, पुष्प कहता है लैंगिक जनन करता है। कौन सा जनन करता है, लैंगिक जनन करता है। देखिए पुष्प की खेती करना क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्प की खेती करना क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्प का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इंडोलॉजी, इंडोलॉजी कहलाता है। पुष्प क्या दोस्तों, ये पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प हमारे जीवन का एक आकर्षण अंग है। पुष्प हमारे जीवन का एक आकर्षण अंग है, आकर्षण अंग है। पुष्प मानव जीवन का एक आकर्षण अंग। पुष्प में दो भाग होते हैं, एक आता है नर भाग, एक आता है मादा भाग। देखिए इतना हमने देखिए, पुष्प का अध्ययन, पुष्प लैंगिक जनन करता है, पुष्प का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर, पुष्प का खेती करना, पुष्प का खेती करना फ्लोरिकल्चर, खेती करने हैं। पुष्प का अध्ययन करना इंडोलॉजी, अध्ययन करना इंडोलॉजी। पुष्प एक रूपांतरित प्रणाली, पुष्प मानव जीवन का एक आकर्षण अंग है, आकर्षण अंग है। मानव जीवन का क्या है, एक आकर्षण अंग है। देखिए क्यों मानव जीवन, क्योंकि हम कहीं पर जाते हैं तो क्या करते हैं, पुष्प का प्रयोग करते हैं। कहीं कोई शोक पड़ जाता है, कोई मतलब किसी का डेथ हो जाता है, तो वहाँ पर हम पुष्प का आवश्यकता पड़ती है। कहीं पर हम सेलिब्रेट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी पुष्प का आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए पुष्प एक मानव का आकर्षण अंग है, इस कारण से हम बोल सकते हैं। देखिए अब क्या देखेंगे, देखिए हम देख लेते हैं बीज। देखिए बीज ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक तो बीज है। बीज में एक क्या है, ये कहते हैं हमारा भ्रूण है, ये भ्रूण है। बीच में क्या है, हमारा भ्रूण है। इसके ऊपर क्या होता है, प्रांकुर, नीचे मूलांकुर। इसके ऊपर क्या है, ये प्रांकुर, इसके नीचे क्या है, मूलांकुर, देखिए प्रांकुर से किसका निर्माण होगा, हमारा प्रांकुर से हमारा पेड़ का निर्माण होगा, मतलब पौधे का। जड़ तना बोल सकते हैं, जड़ इसे क्या होता है, तना, शाखा, पत्ती, फल, फूल, बीज, इससे इसका निर्माण होता है। और प्रांकुर से हमारे कहते हैं जड़ का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण। देखिए बीज में कहते हैं भ्रूण होता है, भ्रूण के ऊपर वाले भाग को प्रांकुर कहते हैं, नीचे वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं। बीज के ऊपर वाले भाग को प्रांकुर कहते हैं, नीचे वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं। प्रांकुर से क्या होता है, पूरी मतलब पौधे का निर्माण होता है, और मूलांकुर से सिर्फ जड़ का निर्माण होता है। देखिए जैसे हम बना लेते हैं, ये हमारा एक पेड़ हो गया। देखिए ये क्या होता है, ये क्या है हमारा, ये है मूलांकुर, मूलांकुर मतलब जड़ का निर्माण है, ये मूलांकुर है। ये क्या होता है, प्रांकुर है। मूलांकुर से किस तरह जड़ का निर्माण होगा, प्रांक मूलांकुर से जड़ का निर्माण होगा, प्रांकुर से हमारा पौधे का निर्माण होगा। ऐसे क्या निकलेगा, शाखा निकलेगा, फूल निकलेगा, इसमें फल होगा, या पत्ती निकलेगा, तना निकलेगा, सब इसका निर्माण होगा। और इससे क्या होगा, या फिर जड़ का निर्माण होगा। तो आपको याद रखना है, जड़ का निर्माण किससे होता है, मूलांकुर से होता है। और पूरे पौधे का निर्माण, तना का निर्माण किससे होता है, प्रांकुर से होता है। देखिए इतना आपको हो गया, पता चला।
देखिए आगे देखते हैं पुष्प। पुष्प के बारे में देखिए, पुष्प है, पुष्प के दो अंग होते हैं, एक कहते हैं सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग, एक कहते हैं आवश्यक अंग, आवश्यक अंग, आवश्यक। सहायक अंग में हमारे दो होते हैं, एक दल होता है, वाय दल होता है, वाय दल, एक क्या होता है हमारा दल होता है। अब वहीं आवश्यक अंग में हमारे पुमंग होता है, एक कहते हैं जयांग होता है। अब पुमंग आपको याद रखना ये नर भाग है, जयांग का है मादा भाग है। पुमंग कौन सा भाग है, नर भाग है, जयांग का आता है मादा भाग। क्योंकि जब तब दोनों मिलेंगे निषेचन होगा तो निषेचन का क्या होता है, ये लैंगिक जनन कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। ये बात है, यह सबसे बाहर का हिस्सा है पुष्प। उसकी संरचना बना लेते हैं। देखिए ये पुष्प का कहता है, देखिए ये पुष्प ग्रंथ है, ग्रंथ है, ये कहते हैं ग्रंथ हो गया। इसी क्या कहेंगे, वाय दल कहेंगे, वाय दल कहेंगे। इसके ऊपर वाले भाग को क्या, जहाँ पर सभी फूल बैठे हैं उसको पुष्पासन कहेंगे, पुष्पासन, पुष्पासन कहेंगे, पुष्पासन। इसके जस्ट ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, दल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, पुमंग कहेंगे। इसके जस्ट ऊपर वाले भाग को जायांग कहेंगे। पुष्पासन मतलब जिस पर सभी का आसन होता है, जिस पर हम बैठे हैं उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन। मतलब जिस पे से सभी भाग निकलते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं, या तो जिस पर सभी भाग बैठते हैं उसको पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन हो गया। उसके सबसे नीचे वाले भाग को ग्रंथ कहते हैं, जिसको पकड़ते हैं उसे ग्रंथ कहते हैं। उसके ऊपर जैसे होता है उसे वाय दल कहते हैं, या हरे रंग का होता है। इसके बाद क्या होता है, दल होता है या रंगीन होता है। तो क्या देखते हैं, जिसको देखकर कहते हैं कीट उट आकर्षित होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं, दल कहते हैं। फिर पुमंग होता है, जो गोल गोल आप रखेंगे कहते हैं पीले पीले होते हैं, उसे पुमंग कहते हैं। जायंग जो सबसे बीच में होता है उसे जायंग कहते हैं। तो आपको हाँ एक आता हमने बताया था, जो मादा भाग है ये क्या है, नर भाग है। इसकी इकाई को देखिए, दल की इकाई को करते हैं दल पुंज करते हैं। इसको इकाई को वाय दल को इकाई को वाय दल पुंज करते हैं। जायंग की इकाई को इस तरीके से करते हैं, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। मतलब एक भाग को पुंकेसर कहेंगे, जब एक रहेगा पुंकेसर कहेंगे, अधिक रहेगा तो पुमंग कहेंगे, एक रहेगा पुंकेसर कहेंगे। ऐसे एक बना है तो इसको पुंकेसर कहेंगे, इसमें बहुत सारे कट गया तो इसे पुमंग कहेंगे। ऐसे एक है इसे जायंग कहेंगे, बहुत सारे हो गए तो इसे उसे क्या कहेंगे, नहीं एक है तो स्त्री केसर कहेंगे, बहुत सारे हो गए जायंग कहेंगे। एक है, एक पत्ता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, दल कहेंगे। बहुत सारे, एक है तो उसे दल पुंज कहेंगे, बहुत सारे हो गए तो दल कहेंगे। ऐसे एक ये है तो क्या कहेंगे, इसको वाय दल कहेंगे, बहुत सारे हो गए तो वाय दल पुंज कहेंगे। इस प्रकार से हो गया। ऐसे तुरंत आपको पता है। देखिए उसकी खेती करना फ्लोरिकल्चर आपको बता दिए हैं। देखिए अब पुमंग के बारे में बात करते हैं। पुमंग आपको पता होगा, पुमंग कहते हैं, पुमंग एक फूली हुई संरचना होती है कुछ इस प्रकार से। पुमंग पुमंग यह है, इसकी एक इकाई को क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। इसकी इकाई को एक भाग है तो इसे क्या कहेंगे, पुंकेसर, पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर के जस्ट एक आता है व्रंथ हो गया, एक आता है योजी हो गया, जो जोड़ता है उसे योजी कहते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को पराग कोष कहते हैं, पराग कोष कहते हैं। पराग कोष के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर अच्छा देखिए, इसको बीच पर से काटेंगे, पराग कोष को बीच पर से कट करेंगे तो किस प्रकार से हमारी संरचना मिलेगी, इस प्रकार से हमारा संरचना मिलेगी। इस प्रकार से हमारा संरचना मिलेगी जब पराग कोष को बीच पर से काटेंगे हमारे इस प्रकार से। इसे क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। इसे हम किस नाम से जानते हैं, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है, फिर इसको हम कैसे बना लेंगे, इस हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार से बना लेंगे, लघु बीजाणु जनन हो गया। इस पे देखिए ये इसमें कितने पाली है, दो पाली, एक पाली दो पाली, एक पाली दो पाली, ये कहते हैं द्विपाली संरचना है, द्विपाली संरचना है। हम कहते हैं कितने कोष्ठ है, वन टू, एक पाली में कितने कोष्ठ है, दो कोष्ठ है, दो कोष्ठ है। प्रत्येक पाली में एक पाली में दो कोष्ठ। इस प्रकार परागकोष का अनुप्रस्थ काट है। यहाँ कहते हैं अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर परागकोष का अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर द्विपाली संरचना मिलती है, द्विपाली संरचना मिलती है, देखिए हमने परागकोष को काटा तो दो पाली मिला, एक पाली दो पाली, दो पाली से प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, एक कोष्ठ दो पर। प्रत्येक पाली में कितने, प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ है दोस्तों, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, दो
प्रत्येक पानी कितने कोष है? 2 कोष है। इस प्रकार एक परागकोष में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इस प्रकार एक देखिए एक पानी 2 है तो दोनों पानी कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसका परागकोष में 4 कोष की संरचना है। 4 कोष की संरचना है। 4 कोष की संरचना। इस पर देखिए दोस्तों 4 लेयर होती है। इस पर 4 परत होती है। इस पर 4 परत होती है। आपको परत दिखाते हैं। पहले परत को क्या कहेंगे? वाय परत। फिर वाय परत कहेंगे। दूसरे परत को कहते हैं अंतःस्थितियम। तीसरे को कहते हैं मध्य परत। जो सबसे अंदर होता है इसे टेप्टम कहते हैं। इसे कहते हैं परागकण का निर्माण होता है। इसे कहते हैं इसके विभाजन के दौरान किसका निर्माण? परागकण का निर्माण होता है। इसके विभाजन के दौरान किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण होता है। देखिए इस पर 4 परत होते हैं। पहले कहते हैं वाय परत। पहला इसको रिव्यू कर देते हैं। इसकी बहुत ही आएंगे। देखिए हमने क्या बनाया? इसका हमारा इस पे कितने परत होते हैं दोस्तों? 4 परत होते हैं। हमें एक परत दिखा देते हैं। एक परत हो गया, 2 परत हो गया, 3 परत हो गया, तो चल गया 4 परत गया। तो इसके पहले परत को वाय परत कहेंगे। वाय परत। फिर दूसरे के मध्य अंतोस्थितियम कहेंगे। फिर क्या कहेंगे? मध्य परत कहेंगे। फिर सबसे अंदर वाले भाग को टेप्टम कहेंगे। टेपिटम। देखिए ये तीनों क्या कहते हैं? स्फुटन में सहायक होते हैं। अब ये जो कहता है ये कहता है पोषण प्रदान करता है। पोषण। देखिए इसको पोषण प्रदान करता है परागकण को। इसके अंदर क्या होता है? हमारा परागकण होता है। तो कहता है गुरु विजाणु में संस्कृति विभाजन के दौरान क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने को हमें कहते हैं लघु विजाणु 4 कोष्ठी संरचना मिलती है। परागकोष का 4 कोष्ठी संरचना मिलती है। इसके अंदर हमारा परागकण होता है। परागकण क्या होता है? गोलाकार संरचना होता है। देखिए ये कहते हैं गुरु विजाणु मतलब क्या बोल सकते हैं? परागकोष क्या होते हैं? चतुष्कोणीय संरचना है। परागकोष चतुष्कोणीय संरचना। इसके प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। इसका परागकोष में 4 कोटि संरचना होती है। देखिए अब परागकण आ गए। देखिए टेप्टम का कार्य आपको पता करना है। टेप्टम क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। किसको पोषण प्रदान करता है? परागकण को। वाय परत, अंतःस्थितियम, मध्य परत क्या करते हैं? स्फुटन में सहायता करते हैं। इस स्फुटन में सहायता कौन करता है? इस स्फुटन में सहायता 3 परत करते हैं। वाय परत, मध्य परत, टेप्टम। वाय परत, मध्य परत, अंतःस्थितियम। अब पोषण कौन प्रदान करता है? परागकण को। तो परागकण को पोषण कौन प्रदान करता है दोस्तों? तो करता है हमारा टेप्टम। टेप्टम क्या करता है? परागकण को पोषण प्रदान करता है। देखिए परागकण आगे परागकण आगे दोस्तों। तो परागकण हमारा गोल संरचना होता है। परागकण कैसा संरचना होता है? गोल संरचना होता है। परागकोष में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान परागकोष में दो कोशिका का निर्माण होता है। एक का पहली कोशिका को काय कोशिका कहते हैं। पहली कोशिका को काय कोशिका कहते हैं। काय कोशिका। दूसरी कोशिका को जनन कोशिका। जनन कोशिका कहते हैं। काय से जनन से मतलब सेल मतलब आपको पता होगा कोशिका। परागकण में समसूत्री विभाजन काय कोशिका जनन कोशिका निर्माण होता है। इस पर 2 परत होते हैं। एक कहता है पहली परत को क्या कहते हैं? वाय परत। फिर कहते हैं वायचोल, फिर अंतःचोल। वायचोल फिर इसके अंदर अंतःचोल होता है। वायचोल। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बना रहे हैं। देखिए इसको बना रहे हैं। देखिए हमने उसको बना दिया। इसका हमने बनाया था। इस पर 2 परत होते हैं। इस पर 2 परत। पहले परत को वायचोल कहेंगे। फिर कहते हैं अंतःचोल। अंतःचोल हमने बताया था। इस पर कहते हैं इस पर 2 एक कायिक कोशिका होता है। कायिक सेल, कायिक कोशिका। एक कहते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका, काय कोशिका, जनन कोशिका। वायचोल कहते हैं स्पोरोलिनियम की बनी होती है। स्पोरोलिनियम की बनी होती है। स्पोरोलिनियम की बनी कहता है अंतः सेलोपेक्टुलोज की बनी होती है। पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। देखिए वाय परत किससे बनी होती है? स्पोरोलिन की बनती है। स्पोरोलिन क्या बहुत कठोर होता है। कठोर होता है और ये कहते हैं बहुत मुलायम होता है। नहीं कहते हैं जनन कोशिका। काय कोशिका जनन। काय कोशिका आकार में बड़ी होती है। आकार में काफी बड़ी होती है। जनन कोशिका आकार में छोटी होती है। काय कोशिका आकार में बड़ी होती है। जनन कोशिका आकार में छोटी होती है। और इस पर 2 परत होते हैं। कहते हैं स्पोरोलिन। एक कहते हैं वायचोल, अंतःचोल। वायचोल किसकी बनी होती है? स्पोरोलिन की बनी होती है। अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। वायचोल कहते हैं बहुत ही कठोर होती है। स्पोरोलिन बहुत ही कठोर होती है। इस पर अम्ल, छाला, दाब किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जो खाली स्थान आपको दिख रहा है उसे जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? जनन छिद्र कहेंगे।
छिप की बड़ी होती है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, नर युग्मक का निर्माण करता है। ये कहता है मादा युग्मकों का, मादा युग्मक का प्रतिनिधि करता है, मादा युग्मकों का प्रतिनिधि। देखिए पोलन ग्रेन आ गए, पोलन ग्रेन देख लेते हैं, पोलन पोलन